औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी ग़ज़वा हिंद सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज तारीख़ के अहम वाक़ये यानी सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान जंग तराइन का जिक्र करेंगे, मगर इससे पहले एक अहम नुक्ते की निशानदही करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आजकल यूट्यूब और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर पेशनगोइयों के नाम पर बहुत सा झूठ सामईन और नाज़रीन के जहनों में उतारा जा रहा है। हम ये याद दहानी कराना चाहेंगे कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। आजमाइश की इस घड़ी में कौम को सच्ची राह दिखाना हर पाकिस्तानी मुसलमान का फर्ज बनता है। सच्चे तारीखी वाकयात बयान करने का मकसद ये है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमान हिंद इस बात को जहन में बिठा लें कि हमारे इस्लाफ ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं और हम इनके रास्ते पर चलकर अपने मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन कर सकते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद का असली नाम मोअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद था और इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके गोरिस्तान से था। सलातीन गौर के मुतालिक तमाम मौरखीन की तकरीबन यही राय है कि यह कबीला ज़हक बादशाह की नस्ल से है। जब ईरान का बादशाह फरीदून ज़हक पर गालिब आया तो इसने ज़हक के तमाम खानदान को कत्ल कर दिया, मगर इसमें से 2 भाई सूरी और साम भागकर नहावन ईरान के इलाके में मुंतकिल हो गए। बाद में इस खानदान के कुछ लोग वहां से गोरिस्तान आ गए। सुल्तान महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद सुल्तान मसूद और सुल्तान इब्राहिम बरसर इक़्तिदार आए, मगर बाद में यह हुकूमत कमजोर होती चली गई और इक़्तिदार गौरी खानदान के पास चला गया। तारीखी वाक़यात का तसलसल बहुत लंबा और तवील है, लेकिन हमने इसको यहाँ इख्तिसार के साथ बयान किया है। सन 1163 में शहाबुद्दीन मोहम्मद का भाई सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी सल्तनत का बादशाह बना। इसके ज़माने में गौरी सल्तनत इस वक्त एक आलमी ताकत बन चुकी थी और इसकी सरहदें गुरकान ईरान से बंगाल तक फैली हुई थी। सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने भाई का जिंदगी भर भरपूर साथ निभाया और इसकी जिंदगी में ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया और कामयाबी हासिल करी। सन 1175 में इसने मुल्तान पर हमला किया और इसको करामतियों से आज़ाद करवा लिया। इसके बाद गुजरात और ओच के इलाकों पर हमला किया और बाद में पेशावर और सियालकोट पर फतह हासिल करी। शहाबुद्दीन ने सन 1191 में एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला किया और इस हमले में इसने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया, जो इस जमाने में हिंदुओं के बड़े बड़े राजाओं का मरकजी शहर बन गया था और राजा अजमेर के कब्जे में था। शहाबुद्दीन ने भटिंडा की हुकूमत मलिक बहाउद्दीन खान टोंकी के हवाले की और इसे 1040 सवारों के जमात के साथ यहीं छोड़कर जाने वाला था कि इसे खबर मिली कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने भाई राजा दिल्ली खांडे राय से साजिश करके हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं को भटिंडा के किले पर कब्जा करने के लिए अपना हम ख्याल बना लिया है। यह खबर सुनकर शहाबुद्दीन ने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया और एक बड़ा लश्कर लेकर राजा पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा और मौजू तराइन, जो आजकल थानेसर के नाम से मशहूर है और दिल्ली से 160 किलोमीटर के फासले पर है, वहां दरिया सरस्ती के किनारे दोनों अफवाज का आमना सामना हो गया। जंग तराइन की पहली लड़ाई में सुल्तान के मेमना और मेसरा पर अफगानी और खिलजी सरदार मुतय्यन थे और इसमें इन सरदारों ने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा किया और हिंदुओं के मामूली से हमलों में पसपा हो गए। ये वो लोग थे जो हमेशा बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे, जैसा कि आजकल हमारे टीवी चैनल्स पर कुछ लोग शेखियां मारते नजर आते हैं। सुल्तान के एक अमीर ने मशवरा दिया कि आप भी इस वक्त जंग से पीछे हट जाएं और लाहौर की तरफ रवाना हो जाएं, लेकिन सुल्तान ने इस मशवरे को कबूल न किया और मर्दाना वार लड़ते हुए बाकी ईमानदार सिपाहियों की रिफाकत में दुश्मन पर हमला किया। खांडे राय ने यह देखकर अपना हाथी सुल्तान की तरफ बढ़ाया। शहाबुद्दीन भी इंतहाई बहादुरी से हाथी की तरफ लपका और हाथी के पास पहुंचकर इसने पूरे जोर से हाथी के मुंह पर नेज़े का वार किया। नेज़ा हाथी के मुंह में चला गया और इसकी स्ट्राइक से इसके दांत टूट गए। खांडे राय ने हाथी के ऊपर से शहाबुद्दीन के बाजू पर एक भरपूर वार किया। शहाबुद्दीन ऐन मुमकिन था कि इस जख्म की ताब ना लाते हुए बेहोश हो जाता, मगर इस वक्त एक खिलजी सिपाही ने सुल्तान को अपने घोड़े पर बिठाकर दुश्मन की सफों से निकाल लिया और सुल्तान को लेकर अमीरों के पास पहुंचा, जो मैदान जंग छोड़कर भाग निकले थे और 20 कोस के फासले पर मौजूद थे। सुल्तान को देखकर इनका एतमाद फिर से बहाल हो गया। गौरिस्तान वापस पहुंचकर सुल्तान ने मैदान जंग से भागने वाले अफगानी अफसरों से तो कुछ न कहा, लेकिन खिलजी और गौरी अमीरों को सख्त सजा दी। सुल्तान गौर पहुंचने के बाद गजनी रवाना हो गया। यहाँ इस मुकाम पर सुल्तान की हिम्मत, शुजाअत, मुस्तकिल मिजाजी और उलुल अज़्मी की दाद देनी पड़ती है। इस दिन इसने कसम खाई कि जब तक अपनी शिकस्त का बदला नहीं लेगा उस वक्त तक न अपनी बीवी का मुंह देखेगा और न ही लिबास तब्दील करेगा और हर वक्त उस फौजी लिबास में रहेगा जिसमें इसने शिकस्त खाई। जिन खिलजी और गौरी अमीरों ने इससे गद्दारी की उनको सलाम तक न किया और अल्लाह ताला पर भरोसा कर कर फौज को तैयारियों का हुक्म दे दिया और शिकस्त के दूसरे साल ही वो 1,07,000 तुर्की, खिलजी और अफगानी सरदारों और सिपाहियों का एक जबरदस्त लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ।
अपने इन सरदारों के मशवरों को कबूल न किया जिन्होंने इससे गद्दारी की थी, मगर अपने वफादार साथियों की राय का एहतराम किया। लाहौर के करीब पहुंचकर सुल्तान ने फैसला किया कि राजा पृथ्वी चौहान को इस्लाम की दावत दी जाएगी। राजा ने यह दावत पाकर इस्लाम और इस्लामी बादशाह को गालियां दी और सुल्तान के सफीर को अपने दरबार से निकाल दिया। इसके बाद राजा ने हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को मदद के लिए खतूत लिखे और सभी राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ देने का इरादा किया। राजा 3 लाख राजपूतों और अफगानों का अजीमुशान लश्कर लेकर शहाबुद्दीन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। सन 1193 में एक दफा फिर दरिया सरस्ती के किनारे तराइन के मुकाम पर यह लश्कर खैमाजन हो गया। जो ही सुल्तान का मुकाबला हुआ, 150 राजपूत राजाओं ने बहादुरी का तिलक अपने माथों पर लगाया और इंतहाई दिलेरी और शुजात से काम लेने और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कस्में खाईं। ये राजा चूंकि सुल्तान को शिकस्त दे चुके थे, इसलिए इनके हौसले बहुत बड़े हुए थे। इन राजाओं ने मिलकर सुल्तान को एक खत लिखा जिसमें उसको इसकी पहली शिकस्त का हवाला देकर धमकी दी गई थी कि अगर जान अजीज है तो हिंदुस्तान को खाली कर दो, वरना याद रखो कि कल सुबह हम अपने 3000 हाथियों को बेशुमार तोपची सिपाहियों की फौज से मैदान जंग को मैदान हशर बना देंगे। यहाँ सुल्तान ने हिंदू राजाओं के साथ चालाकी कर इनको खूब बेवकूफ बना दिया। इसने जवाब में लिखा कि मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आपकी हिदायत पर जरूर अमल करता, मगर क्या करूं कि मजबूर हूं। मैं अपने भाई के अंडर कमांड हूं जो इस वक्त बादशाह हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाई को खत लिखकर आपके लश्कर की कसरत और कुव्वत का हाल बयान कर सकूं और अपनी कमजोरी के मुतालिक आगाही पैदा करूं, ताकि शर्त पर सुलह हो सकती है कि सरहद, पंजाब और मुल्तान पर तो गौरियों का कब्जा बाकी रहे और बाकी तमाम इलाके आपकी हुकूमत में छोड़ दिए जाएं। हिंदू राजाओं ने सुल्तान का जवाब से यह नतीजा इख्तियार किया कि मुसलमानों का लश्कर कमजोर है, लिहाजा वो अपनी कुव्वत के नशे में गर्क होकर मुसलमानों की तरफ से काफिल हो गए और इस रात खूब अय्याशी करी और शराब पीकर सो गए। सुल्तान ने रातों रात अपना लश्कर मुरतब किया और सुबह सवेरे मैदान जंग की राह ली। हिंदुओं के लश्कर के सरदार अगरचे सुल्तान के एक्शन से सख्त परेशान हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह भी हो सका जल्द से जल्द तैयारी करी और मुसलमानों के मुकाबले पर आ डटे। शहाबुद्दीन को हिंदुओं की फौज की सरगर्मी का पूरा इल्म था, लिहाजा इसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में मुनकसिम किया और हर हिस्से को यह हिदायत की कि बारी बारी हिंदुओं से लड़ाई करे। शहाबुद्दीन ने अपनी फौज के इन हिस्सों के सरदारों और लश्करियों को यह हिदायत भी की थी कि जब हिंदुस्तानी हाथियों की कतारें मुसलमानों पर हमला आवर हों तो ये लोग अपने आप को झूठ मूठ का फरारी साबित करें और जंग के मैदान से मुंह मोड़कर हिंदुओं का मुकाबला करने से भागें। जब हिंदुस्तानी लश्कर के सिपाही इनका पीछा करते हुए अपनी हदूद से थोड़ा बहुत बाहर निकल आए तो पलट कर इन पर हमला कर दें और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दें। सारा दिन लड़ाई होती रही और इस्लामी लश्कर सुबह से लेकर असर तक लड़ता रहा। दुश्मनों की सफों में शगाफ डालने के लिए सुल्तान ने अपने 5th यूनिट को हुक्म दिया कि वो पसपाई का ड्रामा करें। चौहान की फौजों ने जब ये देखा कि सुल्तान के फौजी पसपा हो रहे हैं तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। बस सुल्तान को इसी मौके की तलाश थी। उसने इस चेस के दौरान साथ खड़े हुए 12,000 ताजा दम घुड़सवार दस्तों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन पर हमला कर दें। यह हमला ऐसा जबरदस्त था कि शहाबुद्दीन और हरमेल सरदारों की फिरासत और हिम्मत से हिंदुओं के कदम मैदान जंग से उखड़ गए। इनकी सफों में इंतशार पैदा हो गया और वो मैदान जंग से मुंह मोड़ने लगे। हिंदुस्तानी अफसरों को इस परेशानी और बदहवासी के हालत में कुछ और न सूझा तो उन्होंने जंग मगलूबा शुरू कर दी, लेकिन इसका भी कोई नतीजा ना निकला। देखते ही देखते खांडे राय और दूसरे बहुत सारे हिंदुस्तानी राजा हलाक हो गए। पृथ्वीराज चौहान थोड़ी बहुत बची हुई फौज को लेकर भाग निकला, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि दरिया सरस्ती के किनारे मुसलमान लश्करियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। राजा पृथ्वी चौहान को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने अपनी रिवायती रहमदिली से काम लेते हुए राजा को माफ कर दिया और अजमेर का वाली मुकर्रर कर दिया ताकि वो सुल्तान की निगरानी में काम करता रहे। लेकिन थोड़े अरसे बाद राजा चौहान ने हिंदुओं की रिवायती आदत से मजबूर होकर ऐलान बगावत कर दिया, जिसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने फौज भेजकर इसको कत्ल करवा दिया। तराइन की दूसरी जंग के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिल्ली पर एक आसान फतह अता कर दी और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ, जो मराठों की 18वीं सदी के हमलों तक जारी रहा और दिल्ली पर परचम लहराता रहा। जंग तराइन की फतह कुफ्र और इस्लाम के मार्कों में मुसलमानों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ता कयामत याद रखी जाएगी और इस्लामी झंडा जो दिल्ली पर लहराता रहा ता कयामत मुसलमानों को सलाम करता रहेगा। और इस्लाम के शानदार सिपाही को खराज अकीदत पेश करते हुए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पहले पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम इसी अजीम शान मुजाहिद के नाम पर रखा।
गौरी सल्तनत तुझे सलाम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।